गढ़ीवाड़ा का किनारा बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। लॉन्च खाड़ी में दाखिल होकर बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी। ये बंदरगाह भी भारत की दूसरी साहिली और दरमियाने दर्जे की मछली बंदरगाहों से मुख्तलिफ नहीं थी। जेटी पर जगह जगह तेलुगु मजदूर खड़े लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। पीछे ताड़ और नारियल के दरख्तों की कतारें साहिल समंदर के साथ दूर तक चली गई थी। आसमान पर बादल छाए थे। जेटी के करीब आते ही लॉन्च पर से रस्सियां उछाल दी गईं। लॉन्च के पहलू में मोटर कारों के पुराने टायर लटके हुए थे ताकि जेटी के साथ लगने से लॉन्च को झटका न लगे। लॉन्च जेटी के साथ जाकर लग गई थी। उसके साथ ढलानी तख्ता लगा दिया गया और मछलियों से भरे हुए बोरे नीचे खिसकाए जाने लगे। मैं और सोनिया अरशे पर एक तरफ जंगले के पास चुपचाप खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। मुखिया हमारे करीब आया और अपने साथ चलने को कहा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़े पिंजरे में उतरने वाला हूँ। सोनिया मेरे साथ साथ थी। लॉन्च पर दूसरी तरफ एक सीढ़ी भी लगा दी गई थी। हम उस सीढ़ी पर से उतरकर जेटी पर आ गए। वहाँ वाकई मछली मंडी का शोर और हंगामा बपा था। मजदूर तेलुगु, तमिल और हैदराबादी उर्दू में भी बातें कर रहे थे। इससे तस्दीक हो गई थी कि ये दक्कन का इलाका ही है। जेटी के पीछे इमली के एक घने दरख्त के नीचे 2-4 कमरे बने थे, जिनके बाहर एक मेज और चंद एक मूंढे रखे थे। एक रंगीन पायों वाली चारपाई भी बिछी थी, जिसके एक पाए के साथ उगालदान भी रखा था। ढलानी छत वाले कमरों के आगे एक छोटा सा बरामदा था जो खाली पड़ा था। पहलू में दरख्त के नीचे एक गाय बंधी जुगाली कर रही थी। एक झोंपड़े में पीछे से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। सोनिया कुछ घबरा रही थी। मुखिया आगे जाकर एक कमरे का ताला खोलने लगा तो हम मूंढों के पास रुक गए। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, कहीं हमें किसी जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। मैंने गर्दन एक तरफ झुकाकर धीमी आवाज में जवाब दिया, हम क्या कर सकते हैं। मुखिया ने दरवाजा खोलकर हमारी तरफ देखा और बोला, श्री चंद्रन जी पधारिए, आओ बेटी। मुखिया के लहजे से सोनिया के लिए कुछ हिम्मत बंधी। मैंने उसे कहा कि वो आगे चले क्योंकि मैं मालिकन की बहन और मुलाजिम में एक हद अदब बरकरार रखना चाहता था। कमरा छोटा सा था। अंदर एक चारपाई पर मच्छरदानी भी लगी थी। कोने में पानी की सुराही रखी थी जिसके ऊपर तामचीनी का सरपोश पड़ा था। एक पुरानी वजह की छोटी सी गोल तपाई चारपाई के साथ ही रखी हुई थी। मुखिया ने कहा, बेटी कांता, ये तुम्हारे लिए है, तुम यहाँ आराम करो। गुस्ल खाना कमरे के साथ ही है। मुखिया मुझे दूसरे कमरे में ले आया। यहाँ पहले जैसा नक्शा नहीं था। यहाँ पानी की सुराही और गुस्ल खाना जरूर था, मगर चारपाई की जगह सिर्फ लकड़ी का एक तख्त रखा गया था। मुखिया तमिल में बोला, श्रीमान चंद्रन जी, तुम यहाँ आराम करो। हमारी लॉन्च का मालिक अभी बाड़ी से थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। सिक्योरिटी चीफ की यहूदी बीवी और मेरी देरीना करम फरमा मैडम के दिए हुए $20 के 2 नोट अभी तक मुड़ी तुड़ी हालत में मेरी जेब में थे। मैंने $10 का नोट जेब से निकाल कर खोला और मुखिया की तरफ बढ़ाकर कहा, ये कांता जी की रकम है, हमारे कपड़े फट गए हैं। आप उनके लिए कोई सूती साड़ी और मेरे लिए भी एक धोती बाजार से मंगवा दें तो बड़ी कृपा होगी। मुखिया ने डॉलर को गौर से देखा और बोला, ये तो भारतीय नोट नहीं है। मैंने कहा, हमारी मालिकन का पौंडीचेरी में बड़ा कारोबार है। ये अमरीकी नोट है और इसके इवज आपको भारतीय 150-200 रुपए मिल जाएंगे। वो नोट जेब में रखते हुए बोला, तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाता हूँ। वो चला गया तो सोनिया के कमरे में जाने की बजाय वहीं अपने कमरे में ही गुस्ल खाने में आ गया। नहाने के बाद मैंने वही पुरानी फटी हुई धोती और सलूका पहन लिया। पाँव से नंगा ही था क्योंकि मेरी चप्पल समंदर में न जाने कहाँ गिर गई थी। फिर मैं सोनिया के कमरे में आ गया। मैंने उसे आहिस्ता से आवाज दी। सोनिया ने कहा, अंदर आ जाओ। वो गुस्ल करने के बाद अपने गीले बालों में कंघी की तरह उंगलियां चला रही थी। उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे। पतलून घुटने से फटी हुई थी। मुखिया से मेरी जो बात हुई थी मैंने उसे बता दिया। वो बोली, ये लॉन्च का मालिक जरूर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा। उसे हमें बेहद मोहतात रहने की जरूरत है क्योंकि मेरे फरार की खबर भारत की हुकूमत को मिल चुकी होगी और यहूदियों ने तो भारतीय हुक्काम को मेरी तस्वीर भी दे दी होगी। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये आंध्र प्रदेश का दूर दराज साहिली इलाका है। यहाँ शायद ही कोई थाना हो। तुम्हारी तस्वीर यहाँ तक अभी नहीं पहुँची होगी। वैसे भी इंडिया एक वसी मुल्क है। भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ इतना जल्दी हम तक नहीं पहुँच सकेगा। मैं बाहर जाकर बैठता हूँ, मुखिया आ रहा होगा। याद रखना, तुम्हारा नाम कांता है। तुम दिल्ली से अपनी बड़ी बहन के कॉफी फार्म में उससे मिलने आई थी। उसने मेरा जुमला पूरा करते हुए कहा, एक दिन मैं अपने मुलाजिम चंद्रन यानी तुम्हारे साथ सैर को निकली कि तूफान में फंसकर हम भटक गए। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त, और हाँ, ये मत भूलना कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं तुम्हारी बहन के पास मुंशीगिरी करता हूँ। दिल्ली में तुम तिमारीपुर में रहती हो और वहाँ के एक गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हो। सोनिया ने कहा, मैं अपने डैडी के साथ जब वो पाकिस्तानी सिफारत खाने से मुंसलिक थे 2 बरस यहाँ रह चुकी हूँ। तुम फिक्र मत करो। मैं दरवाजा खोल कर बाहर आ गया और चारपाई के पास मूठे पर ब्रह्मचारियों की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। जेटी की तरफ से 2 आदमी मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उनमें एक तो मुखिया था और दूसरा एक दुबला पतला नाटे कद का आदमी था जिसकी आंखों पर नजर का चश्मा लगा था। हाथ में छड़ी थी। उसने पतलून
कमीज पहन रखी थी। करीब आया तो देखा कि उसकी कनपटियों पर से छोटे छोटे घुंघराले बाल सफेद हो रहे थे। मैं समझ गया कि यही मुखिया की लॉन्च का मालिक है। मैंने जल्दी से उठकर उसे प्रणाम किया। उसने छड़ी के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मुखिया हाथ बांधे उसके पीछे पीछे था। लॉन्च का मालिक चारपाई पर बैठ गया। मुखिया खड़ा रहा। लॉन्च के मालिक का रंग उस इलाके के लोगों की तरह गहरा सांवला बल्कि काला ही था। ऐनक के पीछे आंखें बेचैन सी हो रही थी। उसने जेब से मेरा दिया हुआ $10 का नोट निकाल कर मेरे सामने रख दिया और बोला, ये नोट तुमने दिया था? मैंने तमिल में कहा, जी महाराज। मुखिया ने हाथ बांध कर अर्ज की कि मैं तेलुगु नहीं जानता, तमिल बोलता हूँ। वो आदमी मुझे मुसलसल घूर रहा था। बोला, तुम पौंडीचेरी से अपनी मालिकन की बहन के साथ कश्ती में बैठकर समंदर में निकले थे। मुखिया ने मेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा, जी महाराज। बोला, ये नोट तुमने कहाँ से लिया है? ये $10 का नोट है। उसने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने वही कहा जो मुखिया से कहा था। लॉन्च का मालिक खामोश हो गया। फिर उसने मुखिया की तरफ देख कर कहा, वो औरत कहाँ है? मैंने कहा, बीबी जी अपने कमरे में बैठी हैं। ये डॉलर बीबी जी के हैं। उन्होंने दिए थे कि पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीद लूं। समंदरी तूफान ने हमारे कपड़ों का बहुत बुरा हाल कर दिया है। मैंने सोनिया वाले कमरे की तरफ देखकर बड़े अदब से आवाज दी, कांता देवी जी बाहर पधारिए, श्रीमान जी आपसे मिलने आए हैं। लॉन्च के मालिक ने मेरी तरफ अपनी बेचैन आंखें उठाकर कहा, मेरा नाम न्यामपली है। उसके नाम ही से मैं समझ गया कि ये शख्स कर्नाटक का रहने वाला है। उसकी तमिल जबान के लहजे पर कन्नाडा तेलुगु जबान का असर वाजे था। उसने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने हिंदी में सोनिया से सवाल किया कि उसकी बहन का पौंडीचेरी में फार्म किस जगह पर है। मैं घबराया कि सोनिया तो पौंडीचेरी के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर आखिर वो पढ़ी लिखी थी और हालात की नजाकत को बखूबी समझती थी। उसने कहा, मैं इलाके का नाम नहीं जानती। मैं कभी कभार दिल्ली से अपनी बहन के पास पौंडीचेरी आती हूँ। इतना मालूम है कि उस इलाके का नाम अजीब सा है। इतना कहकर न्यामपली ने मुखिया की तरफ देखा और कहा, इन्हें खाना खिलाया? मुखिया बोला, होटल वाले को क्या आया हूँ जी, वो ला रहा है। न्यामपली ने नाराज होकर कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इनका खाना होटल से नहीं आएगा। फौरन बंगले पर जाकर रामू से कहो इनके लिए खाना तैयार करे। फिर उसने हमारी तरफ देखकर कहा, आप हमारे बंगले पर चलकर ठहरें और हाँ कांता जी, आप अपनी बहन का टेलीफोन नंबर बता दें, मैं उन्हें आपकी खैरियत की इत्तला कर देता हूँ, वो परेशान होंगी। सोनिया का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सपाट हो गया, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। मेरी आवाज सुनकर मेरी बहन को यकीन आएगा कि मैं जिंदा हूँ। मालिक बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आइए मेरे साथ, मैं खुद आपको बंगले पर लिए चलता हूँ। मुखिया तुम कारिंदों को संभालो। न्यामपली हमें लेकर अपने छोटे से बंगला नुमा मकान में ले आया जो वहां से करीब ही था। उसकी छत ढलवान थी। एक बरामदा और सामने छोटा सा बागीचा था जो वीरान पड़ा था। नशिस्तगाह में सोफा सेट और 1-2 मेजें रखी थी। दीवार पर विष्णु भगवान की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी और नीचे छोटी सी तपाई पर लोबान सुलग रहा था। कोने में फोन रखा था। न्यामपली ने खानसामा को वहीं बुला लिया और उसे हमारे खाने के बारे में हिदायत देने लगा। सोनिया ने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे कहा कि फोन करो, घबराना नहीं। सोनिया ने न्यामपली से पूछा कि कौन सा नंबर डायल करने से पौंडीचेरी से राब्ता बहाल होता है। उसने कोई नंबर बताया। सोनिया ने वो नंबर घुमाया और फिर यूं ही कोई नंबर मिला दिया। बाद में उसने मुझे बताया कि दूसरी तरफ से बारीक सी हेलो की आवाज आई। कोई उस नंबर पर पहले ही से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने बीच में अपनी फर्जी बहन से बातें शुरू कर दी। वो कह रही थी, हेलो आंटी, आंटी अलकनंदा को बुलाओ। जी मैं कांता बोल रही हूँ। सोनिया ने यह जाहिर किया कि दूसरी तरफ से बंगले का कोई मुलाजिम बोल रहा है। फिर उसने खुशी से बुलंद आवाज में किसी फर्जी औरत से गुफ्तगू शुरू कर दी। अलकनंदा बहन, मैं कांता बोल रही हूँ। हाँ भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल जीवित हूँ मैं। सोनिया ने फोन पर हाथ रख कर न्यामपली से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। उसने कहा, गढ़ीवाड़ा। सोनिया ने फोन मुंह के करीब लाकर कहा, मैं गढ़ीवाड़ा में हूँ। हाँ ये आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है, सब कुछ घर आकर बताऊंगी, भगवान की कृपा है। चलो ओके, गुड बाय। क्या? हाँ मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। हाँ चंद्रन भी मेरे साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। चलो ओके बाय। सोनिया ने जैसे इत्मीनान का सांस लेकर रिसीवर रख दिया और न्यामपली से कहा, मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ। न्यामपली के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। ऐनक को उंगली से अपनी नाक पर जमाते हुए बोला, आप लोग अब आराम करें, मैं आपके लिए कुछ कपड़े खरीद कर भिजवा दूंगा। ये $10 का नोट आप अपने पास रखें। ये कहकर वो छड़ी लहराता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने सोनिया को मुबारकबाद दी कि उसकी कमाल की अदाकारी थी। वो कहने लगी, अगर ऐसा न करती तो उस शख्स को शक हो सकता था। हम सोफों पर बैठ गए। खानसामा तमिल था। उसने आकर पूछा कि साथ सब्जी कौन सी बनाऊं। मैंने कहा, जो जी चाहे बना लो। खानसामा चला गया तो सोनिया बोली, हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाए बेहतर होगा। मैंने कहा, इसके लिए हमें यहाँ बाकायदा बैठ कर पहले प्लानिंग करनी होगी कि यहाँ से किधर जाएंगे। अगर हमारा फैसला ये है कि हमें मगरबी बंगाल की सरहद क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल होना है तो फिर यहाँ से बजरिया ट्रेन हमें विजयवाड़ा जाना होगा, वहाँ से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़नी होगी। लेकिन जो हमारा मेजबान तो हमें पौंडीचेरी वाली ट्रेन में सवार करवाने की कोशिश करेगा।
सोनिया ने कहा, हम इससे यहीं जुदा हो जाएंगे। क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो? मैंने कहा, हाँ, 1-2 बार विजयवाड़ा से मध्य प्रदेश की तरफ गुजरा हूँ। बहरहाल चूंकि मैं तमिल के अलावा बंगला जबान भी बोल लेता हूँ, इसलिए हमें सफर के दौरान ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को दिल्ली की रहने वाली जाहिर करना होगा। सोनिया खामोश हो गई। मैंने कहा, सवाल ये पैदा होता है कि तुम किस हैसियत से मेरे साथ सफर करोगी। एक खतरा ये भी है कि तुम्हारी तस्वीर बड़े शहरों के पुलिस स्टेशनों और इंटेलिजेंस वालों तक पहुंच गई होगी। रेलवे स्टेशनों पर CID वाले जरूर होंगे, वो तुम्हें आसानी से पहचान लेंगे। सोनिया ने कहा, मैं अपना हुलिया भी तो नहीं बदल सकती। मैंने कहा, मैं तो अभी से सर के बाल और दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर रहा हूँ। मेरे जहन में एक तजवीज आ गई। हम बड़ी आहिस्तगी के साथ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर हम सन्यासी और सन्यासन बनकर बांग्लादेश तक का सफर करें तो ये बात हमारे लिए ज्यादा मौजू होगी। इस तरह से हमारे हुलिये भी किसी हद तक बदल गए होंगे। मसलन तुमने गेरुए रंग की धोती पहनी होगी, हमारे चेहरों और बाजुओं पर राख मली होगी। इस भेस में इंटेलिजेंस वाले हमें एक नजर नहीं पहचान सकेंगे। भारत में मेरा रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, अगरचे उस अरसे में मैं काफी बदल गया था और मेरा रंग जो पहले गोरा था अब सांवला हो गया था। उसके बावजूद ये अंदेशा अपनी जगह मौजूद था कि अगर खुदा न खास्ता हम पकड़ लिए गए तो पिछला रिकॉर्ड असर नौ खुल सकता है। सोनिया ने मेरी तजवीज पर कुछ देर गौर किया। कहने लगी, इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम आसानी से मगरबी बंगाल की सरहद तक पहुंच सकें। मैंने कहा, मुझे इस किस्म के खुफिया सफर का तजुर्बा है। मैं यहाँ के लोगों को भी जानता हूँ। यहाँ साधु सन्यासियों की बड़ी इज्जत की जाती है। लोग उनके श्राप यानी बद्दुआ से बहुत डरते हैं, इसलिए हमारे लिए यही भेस मौजू रहेगा। तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हमें बाजार से गेरुए रंग की 2 धोतियां, एक करमंडल और एक त्रिशूल खरीदना होगा। ये चीजें यहाँ के तकरीबन हर शहर में मिल जाती हैं। सोनिया ने किसी कदर ताज्जुब से पूछा कि यहाँ के लोग पेशावर सन्यासी होते हैं। मैंने उसे बताया कि खास तौर पर जुनूबी हिंद में आज भी ऐसे तबके के पुराने लोग मौजूद हैं जो 7 साल की उम्र के बाद अज खुद घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। वो करमंडल त्रिशूल खरीदने के बाद गेरुए कपड़े पहनकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये उनके मजहब के कर्मकांड का एक हिस्सा है। शुमाली हिंद में इस किस्म की रस्में अब खत्म हो गई हैं, लेकिन जुनूबी हिंद में चूंकि विष्णु और जैन धर्म का बड़ा चर्चा है, इसलिए यहाँ बूढ़े लोग अब भी एक खास उम्र तक पहुँचने के बाद घरेलू आसाइशें छोड़कर जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। त्याग के इस मजहबी रुझान की वजह से यहाँ के बाजारों में करमंडल और सन्यासी के कपड़े और दूसरे लवाजमात मिल जाते हैं। सोनिया मेरी इस तजवीज पर राजी हो गई। हमारे पास सिर्फ $20 थे। ये सन्यासी बहरूप के मुख्तसर लवाजमात खरीदने के लिए काफी थे। मैंने सोनिया से कहा कि एक बार हमने सन्यासी और सन्यासन का रूप धार लिया तो उसके फौरन बाद हमें खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। लोग अपने आप हमारे पास मिठाइयाँ और फल लेकर आएंगे और हमें अपने घर ले जाने की जबरदस्त ख्वाहिश का इजहार करेंगे। जब ये फैसला हो गया कि हम विजयवाड़ा से मगरबी बंगाल की सरहद तक के लिए अपना सफर एक सन्यासी और सन्यासन के रूप में करेंगे तो मैंने सोनिया को ताकीद की कि वो रास्ते में बहुत ही कम किसी से बात करें। हम बातें कर रहे थे कि मुखिया हमारे लिए कपड़े लेकर आ गया। सोनिया के लिए एक गुलाबी रंग की साड़ी, ब्लाउज और एक चप्पल थी। मुखिया बोला, मालिक ने कहा है कि वो दोपहर को उनके साथ खाना खाएगा। ये मालिक ने खुद बाजार जाकर खरीदे थे। हमने मुखिया का शुक्रिया अदा किया और अलग अलग कमरे में जाकर अपने कपड़े तब्दील कर लिए। मेरा ख्याल था कि शायद सोनिया को साड़ी पहननी नहीं आती होगी, लेकिन वो एक सिफारतकार की बेटी थी और दिल्ली के सिफारत खाने में अपने बाप के साथ रह चुकी थी। उसने पूरे और सही ढंग से साड़ी जेबतन कर रखी थी। दोपहर के खाने पर लॉन्च का मालिक न्यामपली भी आ गया। खाने में मिर्चें बहुत ज्यादा थीं। सोनिया बार बार पानी पीती। मैंने कहा, बीबी जी दिल्ली की रहने वाली है ना, इतनी मिर्चें नहीं खाती। न्यामपली बोला, तुमने खानसामा को कह दिया होता, वो सालन में मिर्चें कम डालता। सोनिया ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा, जी नहीं, कोई बात नहीं। मैं पौंडीचेरी में जब भी आती हूँ शौक से मिर्चों वाला सालन खाती हूँ। न्यामपली ने हमसे हमारा प्रोग्राम पूछा तो मैंने कहा, महाराज, हम आज रात आराम करने के बाद कल पौंडीचेरी रवाना हो जाएंगे। मेरा ख्याल है यहाँ से विजयवाड़ा जंक्शन करीब ही होगा। न्यामपली कहने लगा, मैं आप लोगों के साथ विजयवाड़ा तक जाऊंगा। वहां से आपको कल दोपहर के बाद पांडिचेरी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी। मैं उसे किसी सूरत में अपने साथ नहीं ले जा सकता था। मैंने कहा, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है महाराज, मैं बीबी जी के साथ हूँ। मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ, विजयवाड़ा से कई बार गुजरा हूँ। उसने समोसा खाते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल मैं मुखिया को आपके साथ कर दूंगा, वो विजयवाड़ा तक आपको छोड़ाएगा, टिकट भी वो खरीदेगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा। सोनिया ने कहा, इसकी क्या जरूरत है भाई जी, हमारे पास कुछ डॉलर हैं, हम खुद ही खरीद लेंगे। न्यामपली ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं। हाँ, पौंडीचेरी पहुंचकर मुझे फोन जरूर कर लेना कि आप लोग खैरियत से पहुंच गए हैं, मैं अपना फोन नंबर लिख कर दे दूंगा। मामला बड़ी खुश उसलूबी से तय हो गया था। हमारा
हमारा दूसरा मरहला विजयवाड़ा जाकर शुरू होना था। रेलवे स्टेशन पर मुखिया से छुटकारा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। न्यामपल्ली ने खाने के बाद कॉफी हमारे साथ पी ली और फिर वो शाम को आने का कहकर चला गया। साड़ी और चप्पल में सोनिया हिंदुस्तानी लड़की लगने लगी थी। अगले रोज दिन के 9 बजे लॉन्च के मालिक न्यामपल्ली ने हमें मुखिया के साथ एक बैलगाड़ी में गढ़ीवाड़ा के छोटे रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया। बैलगाड़ी रेतीले साहिल से गुजरकर ऊंची नीची संगलाख जमीन पर से होती हुई एक छोटे से नारियल के जंगल में आ गई। यहाँ से गढ़ीवाड़ा रेलवे स्टेशन 1 मील के फासले पर था। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसकी अहमियत इसलिए ज्यादा थी कि यहाँ से मछली अंदरूने मुल्क जाती थी। विजयवाड़ा यहाँ से 1 घंटे के सफर पर था। ट्रेन ब्रॉड गेज के रेलवे लाइन पर दक्कन की सतह मुर्तफा उबूर करती विजयवाड़ा के मज़ाफात में दाखिल हो गई। जिन हजरात ने विजयवाड़ा का इलाका देखा है उन्हें मालूम होगा कि ये बड़ा शहर सतह मुर्तफा पर आबाद है और उसका रेलवे स्टेशन एक अजीमुशान जंक्शन है जहाँ से शुमाली भारत की तरफ रेलगाड़ियाँ धारधा और नागपुर तक जाती हैं। जुनूब की तरफ अगर मद्रास और पौंडीचेरी जाना हो तो हमें मद्रास एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है जो गंटोर और निल्लोर से होती हुई गुजरती है। हैदराबाद जाने के लिए भी विजयवाड़ा से बरास्ता वरंगल और काजीपेट जाना पड़ता है। जुनूब में मद्रास के बाद मशरकी भारत में विजयवाड़ा सबसे बड़ा स्टेशन है। ये शहर मद्रास जितना बड़ा नहीं है लेकिन अपनी आलीशान इमारतों, कुशादा सड़कों, सनती इदारों और कारखानों के एतबार से उसकी शान शौकत मद्रास से किसी तरह कम नहीं। स्टेशन के वसीओ अरीज कई प्लेटफॉर्म हैं। शुमाल के जानिब आखिरी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो सामने छोटा सा पहाड़ी सिलसिला नजर आता है जिसकी ढलानों पर बंगले, कोठियां और खूबसूरत मकान दिखाई देते हैं। आजादी के बाद उस शहर ने बहुत तरक्की की है। मुखिया ने हमारे लिए पौंडीचेरी तक के 2 टिकट खरीद लिए। मद्रास एक्सप्रेस को दिल्ली से बरास्ता नागपुर जहां 1 घंटे के बाद पहुंचना था। ट्रेन लेट नहीं थी। हम विजयवाड़ा के नंबर 7 प्लेटफॉर्म पर आकर बेंच पर बैठ गए। मुखिया ने कहा, टिकट बाबू ने कहा था कि हमें मद्रास से पौंडीचेरी के लिए गाड़ी बदलनी होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, मैं पौंडीचेरी का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है गाड़ी किस प्लेटफॉर्म से चलेगी, आप चिंता न करें। 10-15 मिनट गुजर गए। मेरी उकाबी नजरें आसपास का बराबर जायजा ले रही थी। प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा हुआ था। आंध्र प्रदेश की पुलिस के 2-4 कांस्टेबल इधर उधर घूम रहे थे। एक सिपाही कुछ फासले पर कैंटीन के काउंटर पर खड़ा चाय पी रहा था। दक्कन में ये खुशगवार मौसम के अय्याम थे। आसमान पर बादल थे लेकिन किसी वक्त धूप भी निकल आती थी। मैं मुखिया से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मैंने इधर उधर की बातों के बाद उसे कहा कि वो खामखा अपना वक्त क्यों जाया कर रहा है। मुखिया दादा, तुम बेशक अब चले जाओ, हम ट्रेन में सवार हो जाएंगे। उसने थोड़ा सा इसरार किया और फिर मेरे ज्यादा इसरार पर उसने उठकर मुझे और सोनिया को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चला गया। जब वो हमारी नजरों से ओझल हो गया तो मैंने एक लंबा सांस लिया और बोला, सोनिया, एक मरहला तो बखैर खूबी तय हो गया। अब तुम ऐसा करो कि प्लेटफॉर्म वाले पुल की तरफ चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। हम स्टेशन से बाहर जाएंगे। सोनिया ने कोई जवाब दिए बगैर प्लेटफॉर्म वाले पुल की तरफ देखा और फिर उठकर उस तरफ चलने लगी। थोड़ा सा फासला रखकर मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं मुसाफिरों के बीच में से होकर गुजर रहा था। मेरी नजरें सोनिया पर जमी थी जो साड़ी संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो मुझे पुल की सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आई। मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बाखबर था और सोनिया के आसपास भी देखता जा रहा था कि कहीं कोई पुलिस या सीआईडी वाला तो उसके पीछे नहीं। इंटेलिजेंस वालों को मेरी निगाहें बड़ी आसानी से पहचान लेती थी, खा वो किसी भेस में क्यों ना हो। अब मैं भी पुल पर आ गया। दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद मैंने देखा कि सोनिया मेन गेट की एक जानिब बेंच पर बैठी थी। काले काले रंग के सफेद वर्दियों वाले टिकट चेकर इधर उधर चल फिर रहे थे। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिर उसमें सवार हो रहे थे। वहाँ काफी शोर मचा हुआ था। मैंने टिकट निकाल कर अपने हाथ में रख लिए थे। सोनिया को इशारा किया, वो मेरे साथ हो गई। गेट पर टिकट चेकर मौजूद था। मैंने उसे पौंडीचेरी के 2 टिकट दिए और कहा, हम कल की गाड़ी से जाएंगे, हम वापस घर जा रहे हैं। टिकट चेकर ने कहा, कोई बात नहीं, ये टिकट कल भी चलेंगे। मैं सोनिया को लेकर गेट से निकल गया। लॉबी में एक जानिब आगे जाकर टिकट देने वाली खिड़कियां थी जहां काफी लोग खड़े थे। सोनिया ने कहा, टिकट वापस करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पुलिस कांस्टेबल जगह जगह मौजूद हैं। मैं खुद भी टिकट वापस करना नहीं चाहता था। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ इंटेलिजेंस वाले भी हों, इसलिए तुम बार बार आंखें साफ करने के बहाने चेहरे को साड़ी के पल्लू से छुपाती रहो। सोनिया ने वैसा ही किया। वो साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। हम स्टेशन की लॉबी से बाहर निकल आए। टैक्सी वाले हमारी तरफ बढ़े। मैंने उन्हें तमिल जबान में कहा कि भाई, हमारा घर करीब ही है, हमें टैक्सी की जरूरत नहीं है।
हैं। विजयवाड़ा के शहर की कुशादा सड़कें मेरे सामने थीं। मैं उस शहर से सिर्फ 2 बार ही गुजरा था। एक बार मुझे यहाँ एक दिन रहने का इत्तेफाक हुआ और मैं शहर की सड़कों पर काफी देर घूमता रहा। अपनी इस आवारागर्दी के दौरान मैंने शहर के शुमाल मगरबी इलाके की एक इजाफी बस्ती में कुछ दरमियाने दर्जे के होटल भी देखे। हमें इस शहर में एक दिन या ज्यादा से ज्यादा एक रात इस हालत में बसर करना थी और स्टेशन के करीबी होटल में कमरा लेना अपने आप को खुद ही किसी जाल में फंसाने वाली बात थी। चुनाचे मैं सोनिया को लेकर रेलवे स्टेशन से निकलते ही उस इजाफी बस्ती की तरफ चलने लगा। सोनिया ने आहिस्ता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, एक महफूज होटल जहाँ पर मेरी नजर में है वहां जा रहा हूँ। सोनिया ने मुझसे पूछा, क्या ये खतरे वाली बात नहीं है? होटलों के बाहर इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का खतरा रहता है। मैंने उसे बताया कि जिस बस्ती की तरफ मैं जा रहा हूँ मेरा ख्याल है कि वहाँ खतरा न होने के बराबर है। बहरहाल खतरा तो हम जहाँ भी जाएंगे हमारे सर पर मौजूद होगा। स्टेशन में काफी दूर जाकर मैं रुक गया। यहाँ चौक में गांधी जी का मुजस्समा लगा था। सामने की जानिब फुटपाथ के साथ कपड़ों की दुकानें थीं। मेरा सबसे बड़ा मसला डॉलर के नोट को भारतीय करेंसी में बदलना था। ये मैं अच्छी तरह जानता था कि हिंदू ताजिर और दुकानदार डॉलर बड़े शौक से खरीद लेते हैं। चुनाचे सोनिया को एतमाद में लेने के बाद हम चौक क्रॉस करके सामने वाली एक शानदार दुकान में आ गए। खूबसूरत साड़ियां शीशे की अलमारियों में लगी थीं। काउंटर पर आदमी खड़े ग्राहकों को साड़ियां और दूसरा रेशमी कपड़ा दिखा रहे थे। दुकान में दाखिल होते ही बाएं जानिब एक गहरे सांवले रंग का धोती पोश आदमी माथे पर तिलक लगाए शीशे के कैबिन में बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके पीछे लक्ष्मी देवी की फ्रेम शुदा तस्वीर थी। मैंने उसके पास जाकर 10-10 डॉलर के 2 नोट उसके सामने कर दिए और बड़े इंकिसार के साथ कहा, महाराज ये नोट मुझे मेरे साहब ने दिए थे, आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे इसके बदले अपने भारतीय नोट दे दीजिए। दुकानदार ने डॉलर को गौर से देखा, उन्हें मेज की दराज में रख दिया और दूसरी दराज में से 10-10 के भारतीय नोट निकाल कर गिनने लगा। उसने मुझे 20 अमेरिकी डॉलरों के बदले में सिर्फ 200 भारतीय रुपए दिए, जो बहुत कम थे, मगर मेरे लिए यही बहुत था। मैंने नोट लेकर उसका एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और दुकान के नीचे उतर आया। सोनिया दुकान के पास ही शोकेस के साथ लगी चुपचाप खड़ी थी। मैंने माहौल का गहरी नजर से जायजा लिया। मेरे कयास के मुताबिक वहाँ कोई CID वाला नहीं था। मैं आगे को चला तो सोनिया भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। काफी आगे जाकर मैं सोनिया के साथ हो गया और उसे बताया कि मैं 200 रुपए ले आया हूँ। वो खामोश रही। फुटपाथ बाएं तरफ वाले बाजार की तरफ घूम गया। मैं बाजार को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बाजार को छोड़कर दूसरी जानिब एक बार फिर गांधी की मूर्ति वाले चौक की तरफ जाना था, क्योंकि इजाफी बस्ती का रास्ता मैं वहीं से तलाश कर सकता था। चुनाचे मैं दोबारा उसी चौक में आ गया। यहाँ से एक खुला रास्ता शुमाल की तरफ जाता था। मैं उस पर चल पड़ा। मैंने सोनिया को बताया कि ये रास्ता इजाफी बस्ती की तरफ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठने के बाद ड्राइवर से कहा कि वो टीले के पीछे वाली बस्ती की तरफ चले। ड्राइवर ने उर्दू में कहा, बॉस कॉलोनी जाएगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ भैया, बॉस कॉलोनी चलना है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ऊंची नीची सड़कों पर से गुजरती हुई टैक्सी ने छोटे टीले को पार किया तो हमारे सामने बॉस कॉलोनी थी। पहाड़ी के ऊपर पानी की बहुत बड़ी टैंकी बनी हुई थी। बॉस कॉलोनी को मैंने पहचान लिया था, जहाँ बंगले, मकान, क्वार्टर और रिहायशी फ्लैटों वाली ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। एक जगह सड़क के करीब मैंने टैक्सी रुकवा ली, उसे किराया अदा किया और सोनिया से कहा, आओ कांता, वो सामने वाला घर है मामा जी का। टैक्सी वाला आगे निकल गया। ये जुमला मैंने टैक्सी वाले के लिए कहा था। हम बोस कॉलोनी में दाखिल हुए तो एक जानिब 2-3 होटलों की इमारतें खड़ी थीं। तेलुगु और तमिल में होटलों के नाम लिखे थे। एक होटल का नाम पार्वती होटल था। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं। होटल की ड्योढ़ी में एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था, जिसमें एक लड़का रजिस्टर खोले बैठा उसमें कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने जाकर प्रणाम किया। लड़के ने हिंदी में पूछा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, महाराज, हम पति पत्नी के लिए एक कमरा होगा। मद्रास वाली गाड़ी छूट गई है। अपने मामा जी के पास बोस कॉलोनी में आए थे, पता चला वो वरंगल गए हुए हैं, अब कल वापस जाएंगे। लड़के ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया। रजिस्टर का एक वर्क उल्टा और पेंसिल की नोक एक खाली खाने पर रखते हुए कहा। मैंने कहा, जी मेरा नाम चंद्रन है और पत्नी का नाम कांता है। लड़के ने पूछा, खाली कांता? मैंने फौरन जवाब दिया, कांता चंद्रन लिख लो, अब तो इसका यही नाम है। मैं दांत निकाल कर अहमकों की तरह हंसने लगा। सोनिया शर्माती हुई मेरे पीछे खड़ी थी। वो भी अपनी अदाकारी पूरी महारत से कर रही थी। हमें दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया गया, जिसमें वही एक पलंग, मेज, एक कुर्सी और बोसीदा सा सिंघार मेज पड़ा था। होटल के नौकर ने पलंग पर नई चादर लाकर बिछा दी। छत के साथ पंखा लगा दिया गया था। मौसम अगरचे खुशगवार था, लेकिन अब धूप निकल आई थी, जिसकी वजह से फजा में गर्मी होने लगी थी। मैंने पंखा चला दिया। नाश्ता हम लॉन्च के मालिक के साथ करके निकले थे। दोपहर के खाने का अभी वक्त नहीं हुआ था। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया, बाजार वाली खिड़की खोल दी। सोनिया कुर्सी पर सर पीछे लगाकर बैठ गई। वो कुछ थकी सी लग रही थी। मैं पलंग पर बैठ गया और उसे पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है। उसने कहा, सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मैं अभी चाय के साथ स्प्रो की टिक्कियां मंगवाता हूँ, उससे सर दर्द
तुरंत ठीक हो जाएगा। फिर कहा, अब ऐसा है कि मैं जरूरी चीजें खरीदने बाजार जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे दरवाजा बंद करके बैठना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जिस बाजार से मुझे चीजें खरीदनी हैं वो यहाँ से करीब ही है, मैंने वो बाजार देखा हुआ है। इतने में होटल का लड़का एक रजिस्टर लिए आ गया। उस रजिस्टर पर मेरे दस्तखत होने जरूरी थे। मैंने पेंसिल से तमिल जबान में उस पर अपने टेढ़े मेढ़े दस्तखत कर दिए और लड़के को 5 रुपए का नोट देकर कहा, 2 प्याली चाय और स्प्रू की 2 टिक्कियां ले आओ। लड़का रजिस्टर उठाए चला गया। उसके जाने के बाद सोनिया ने सवाल किया कि हम अपना भेष कहाँ बदलेंगे, क्या इस होटल से सन्यासी और सन्यासन बनकर निकलेंगे? इन लोगों को तो यकीनन हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, उसकी तुम फिक्र न करो, पहले मुझे जरूरी सामान खरीद कर आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें कहाँ और कब भेष बदलना है। मैं उठकर खिड़की के पास आ गया और एक तरफ खड़े होकर नीचे बाजार में निगाह डाली। 2 पुरानी वॉक्सवैगन कारें वैसे ही होटल के सामने खड़ी थीं। सामने बाजार में ट्रैफिक जारी था, गाड़ियां और स्कूटर सवार गुजर रहे थे। मैं वापस पलंग पर आकर बैठ गया और सोनिया से कहा। थोड़ी देर बाद लड़का एक ट्रे में चाय की 2 प्यालियां रखे आ गया। वो स्प्रो भी साथ लाया था। 2 रुपए वापस करने लगा तो मैंने कहा, ये तुम रख लो। वो बड़ा खुश हुआ और सलाम करके चला गया। सोनिया ने स्प्रू की दोनों टिक्कियां मुंह में डाली और चाय का घूंट भरकर बोली, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। जरा उसे आराम से बैठने का मौका मिला तो उसने मुझसे अपने माँ बाप की बातें शुरू कर दी। वो अपने माँ बाप की खैरियत बार बार दरियाफ्त कर रही थी। मैंने अभी तक उसे उसके बाप की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं उसे ये बुरी खबर सुनाना भी नहीं चाहता था क्योंकि अभी उसे बेहद हौसले की जरूरत थी। मैंने ये कहकर उसे तसल्ली कर दी कि उसके माँ बाप काहिरा में जिंदा सलामत हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। अब मैंने भी उससे दरियाफ्त किया कि इसराइलियों ने उससे क्या कुछ पूछने की कोशिश की है। सोनिया ने सर्द आह भरकर कहा, उन्होंने मुझ पर बड़ा तशद्दुद किया था। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं अजियत और उनके पुछगिछ से बचने के लिए हर बार बेहोश हो जाती, लेकिन वो बेहोशी की हालत में भी मुझे सिगरेटों से दागते रहते। अब पहली बार सोनिया ने अपना गिरबान जरा नीचे किया तो मैंने देखा कि उसके सीने पर जगह जगह जलन के निशान थे। वो बोली, ये सब कुछ मेरे लिए एक करबंगेज ख्वाब से कम नहीं है। मुझे इन चीजों का कोई तजुर्बा नहीं था। वो मुझे तैयारे से अगवा करके ले गए थे। वो ठंडा सांस भरकर बोली, खुदा ने मुझे एक बहुत बड़े जहन्नम से निकाल लिया है, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस का जो वफ्द आ रहा था, खुदा जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करता। हमने चाय खत्म कर ली थी। मैंने उठते हुए कहा, दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, अंदर ही से बात करना। अब मैं जाता हूँ और देर नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।